हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ जो ग्रो हो रही है या मेच्योर हो रही है, एडवांस हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। जैसे आप क्लास 9 से आप क्लास 10th में आ गए तो ये आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। या फिर अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, पहले हम फ़ोन इस्तेमाल करते थे जो लैंडलाइन होता था, और जो सेलफोन्स भी होते थे जैसे नोकिया के। धीरे धीरे जो एडवांसमेंट हुई, हमने स्मार्टफोन, आईफोन्स वगैरह यूज़ किया, तो वो क्या है? डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ जो ग्रो हो रही है, जो एडवांस हो रही है या मैच्योर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो ये तो बात हुई डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। फिर इसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। जो भी डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। जितने भी लोग हैं सभी के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जैसे आप बड़े होकर कुछ और बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ और बनना चाहते होंगे। या फिर अगर हम बात करें, जैसे जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? अगर उनको जो है स्कूल्स में एडमिशन मिल जाए, उनको भी पढ़ने का मौका मिले, तो वो उनके लिए क्या है? डेवलपमेंट। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, पुअर्स के लिए कुछ और होगा, रिच के लिए कुछ और होगा, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। तो हर किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होता है। देन सेकेंड पॉइंट आता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स। मतलब जो डेवलपमेंट एक बंदे के लिए है, ज़रूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी इंडस्ट्री ने एक डैम बनवाया जो कि विलेज के पास था, तो वहाँ के विलेजेस को अपनी जगह खाली करवानी पड़ी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो वो डैम डेवलपमेंट है, बट उन विलेजेस के लिए जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, मे बी उसके लिए वो हार्म भी हो सकता है। देन तीसरी बात अगर हम करें, तो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स रैदर दैन चूजिंग वन। मतलब लोग जो हैं सिर्फ पैसे को ही नहीं देखते, कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम देखें मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स में तो आपका आ जाएगा मनी हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, ये भी डेवलपमेंट है। और नॉन मटेरियल में आपका आ गया रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम। तो सिर्फ इंसान पैसा नहीं चाहता, सिर्फ चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहता है, जैसे कि रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले। इसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इक्वालिटी, पैसे हैं, कार है, सब है, लेकिन फिर भी आप बाहर जाते हो तो आपके साथ सब अनइक्वली ट्रीट करते हैं आपको, तो वो भी क्या होगा? आपके लिए बुरा होगा। फ्रीडम नहीं है, सिर्फ घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो सब क्या है? नॉन मटेरियल थिंग्स, बट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट में हम दोनों चीज़ों को काउंट करते हैं, मटेरियल थिंग्स को भी और नॉन मटेरियल थिंग्स को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। अब हम कुछ टर्म्स में जो है पैसों की ही बात करेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल इनकम। द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग होते हैं कंट्री में, जितने भी सिटीजन्स होते हैं कंट्री में, उन सब का इनकम अगर हम टोटल करें तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। मतलब जितने भी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी जितनी भी इनकम है,
जब हम उनको काउंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नेक्स्ट आता है आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज़ कॉल्ड एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। मतलब इसके दो नाम हैं, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। जब हम नेशनल इनकम को, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम। और इसी पर कैपिटा इनकम से हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है या कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। अब यूएसए जो है वो डेवलप्ड है और इंडिया डेवलपिंग है। कैसे? इनकम के बेसिस पे हम उसको कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। मतलब जितनी पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन कितना अर्न कर रही है, इससे हम क्या फाइंड करते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए कि एक कंट्री रिच और पुअर कहलाएगी। अगर कोई भी कंट्री $12,736 से ज़्यादा है उनकी पर कैपिटा इनकम तो वो रिच कंट्री कहलाएगी। और किसी भी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम 1045 से कम होगी, डॉलर से कम होगी, तो वो पुअर कंट्रीज़ कहलाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया, कंपेयर किया कंट्रीज़ को कि जो कंट्रीज़ रिच हैं वो कितना पर कैपिटा इनकम अर्न करती हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो कितना अर्न करती हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये डिफरेंस है रिच और पुअर कंट्रीज़ में, जिसको हम किससे फाइंड करते हैं, पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2013 रिसर्च, तो उसमें हमारा कितना था, $1570। तो इंडिया जो है इसीलिए डेवलपिंग में आती है, ना वो पुअर कंट्री है ना ही वो रिच कंट्री है। लेकिन सिर्फ पर कैपिटा इनकम से हम ये पता नहीं लगा सकते कि इंडिया कोई भी कंट्री जो है वो कितनी जो है रिच है या फिर पुअर है, सिर्फ क्योंकि ये बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ को हाइड करती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों में ही जो है मान लो पर कैपिटा उनकी 50,000 है दोनों की। वहाँ के लोग जो हैं कितना अर्न करते हैं, एवरेज इनकम उनकी है 40,000 से लेकर 60,000। एक कंट्री ए की, जहाँ पे लोग 40,000 से 60,000 तक अर्न करते हैं। तो यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि सभी लोगों की इनकम जो है इक्वल बैलेंसिंग है, तो वहाँ पे रिसोर्स और मनी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंट्री ए तो ठीक है, बट अब अगर हम कंट्री बी की बात करें तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, 10% लोग जो हैं वो 1 लाख कमा रहे हैं पर मंथ, और जो बाकी 90% लोग हैं वो सिर्फ 5,000 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 है। तो यहाँ पे ये तो शो हो रहा है कि वहाँ पे 50,000 अर्न कर रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ पे रिसोर्स और मनी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं है, रिसोर्स की कमी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वहाँ पे कितने लोग गरीब या कितने लोग अमीर हैं, सिर्फ हम एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम से हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसके फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मायने रखती हैं एक कंट्री के डेवलप्ड होने में। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो 12,736 प्लस है। मतलब रिच कंट्री है लेकिन वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते। वो कंट्री पैसे तो अर्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी डेवलप नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, नॉन मटेरियल थिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई। आपके कंट्री में दूसरे लोग नहीं आना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है,
नए लोग नहीं आएंगे, ये इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप होंगी, तो वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। सो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए यूएनडीपी जो है, एक यूएनडीपी सेट किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिसमें जो है ये पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके सिर्फ एवरेज इनकम की रिपोर्ट नहीं रखते, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम है, इन सभी को देखते हैं, तब जाके वो तय करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। ये यूएनडीपी हमें बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, और किन वजह से डेवलप नहीं है या किन वजह से वो डेवलप्ड है। तो यूएनडीपी कंपेयर करता है कंट्रीज़ को विद द हेल्प ऑफ एवरेज इनकम, एजुकेशन, हेल्थ इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुए हैं विद इन अ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ऐसे कैलेंडर ईयर अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर अगर हम काउंट करें तो वो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इसी अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे ही जो है अपना सारा इनकम काउंट करती हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीएनपी। मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम कहेंगे जीएनपी। मतलब जीडीपी में हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है जो विद इन अ कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, और जीएनपी में हम वो गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब जो बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उन सभी को हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या फाइंड होता है, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने कंट्रीज़ को कंपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ मनी और अदर नॉन मटेरियल थिंग्स। अब हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेट्स को, अपने ही स्टेट्स को, जैसे कि हम 3 स्टेट्स लेंगे, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। अब हम सबसे पहले इसमें ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की जो है वो सबसे ज़्यादा है, 1,17,091। केरला की है 1,03,820 और बिहार की है 31,199। तो ये तो बात हुई पर कैपिटा इनकम की, जिसमें हमने देखा महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो कि 1 ईयर से कम की एज में मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब पर 1000 लोग बच्चों में कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल से कम की एज में मरते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, इसको भी हम काउंट करेंगे, इसलिए इसका भी जानना ज़रूरी है। इट मेजर्स द लिटरेट पॉपुलेशन इन 7+ एज ग्रुप, मतलब 7+ एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो उनकी लिटरेट पॉपुलेशन, मतलब जो पढ़ रहे हैं या जितने जो स्कूल जा रहे हैं उनकी क्या रेट है, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। देन आता है आपका अटेंडेंस रेशियो। इट इज़ द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, मतलब 14 और 15 ईयर्स के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में अटेंडेंस दे रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको हम अटेंडेंस रेशियो में काउंट करते हैं। अब आते हैं हम अपने फिगर पे। हमने बात की थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, वहाँ हमने 100 लाइव बर्थ्स के बारे में बात की थी, यहाँ हम 1000 के रेट्स की बात करेंगे, मतलब हर 1000 बच्चे में कितने जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं 1 साल से पहले।
तो महाराष्ट्र में देखें तो 24 है बच्चे मरते हैं, केरला में 12 और बिहार में 42। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में, देन केरला में। फिर आते हैं हम लिटरेसी रेट पे। तो महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट कितनी है? 82%, केरला की 94% और बिहार की 62%। मतलब सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट अच्छी है वो किसकी है? केरला की। फिर उसके बाद आते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो में। महाराष्ट्र की 64%, केरला की 78% और बिहार की 35%। तो यहाँ पे हम देखें तो एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि पर कैपिटा इनकम तो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जैसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कहें, लिटरेसी रेट कहें, नेट अटेंडेंस रेशियो कहें, तो केरला की सबसे ज़्यादा है। बल्कि उसकी पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से कम है, लेकिन फिर भी उसकी जो IMR है और लिटरेसी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कहीं ज़्यादा है महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि सिर्फ इनकम से नहीं होता कुछ, बल्कि और भी चीज़ें जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो भी काउंट किए जाते हैं जब हम किसी स्टेट या कंट्रीज़ को काउंट करते हैं। मतलब उसकी डेवलपमेंट के लिए हम बाकी चीज़ों को भी काउंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड स्टेट है वो कौन सा है? केरला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इनकम ही नहीं, साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही इम्प्रूव्ड है बाकी स्टेट से। देन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई केरला हैज़ बेटर IMR इवन विद लो पर कैपिटा इनकम। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है केरला का वो इतना जो है बेटर क्यों है? मतलब इतना कम क्यों है, बल्कि उसकी पर कैपिटा इनकम तो इतनी कम है? तो इसका आंसर है इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब वहाँ पे क्लिनिक्स बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं और बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं। केरला हैव अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब PDS सिस्टम, मतलब राशन शॉप्स जो है वहाँ पे वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो है आपको फूड ग्रेन्स वगैरह सब मिलेंगे। तो ये और साथ ही साथ इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो वहाँ पे इसीलिए लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ पे उनकी हेल्थ अच्छी है क्योंकि क्लिनिक और हॉस्पिटल और PDS जो है बहुत अच्छा जो है राशन शॉप्स वगैरह हैं, फूड ग्रेन्स उन्हें अच्छे मिलते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं कि पर कैपिटा इनकम कम होने के बाद भी उनकी IMR हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ये सारे जो है वो बेटर हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तो यहाँ पे एक बात प्रूव हो गई कि सिर्फ इनकम से हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को डेवलप नहीं मानेंगे, बल्कि नॉन मटेरियल थिंग्स को भी उसमें काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। BMI जिसको हम कैसे काउंट करते हैं? वेट जो कि kg में हम काउंट करते हैं डिवाइडेड बाय हाइट जो कि हम मीटर में काउंट करते हैं। किसी भी पर्सन की अगर BMI जो है 18.5 से कम होती है तो वो अंडर नरिश्ड माना जाता है, और अगर 25 से वो ज़्यादा हो BMI तो उसको ओवरवेट माना जाता है। तो नॉर्मल कहाँ हुआ? 18.5 से 25 के बीच में जो पर्सन है वो क्या है? नॉर्मल है। देन इसके बाद बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कंट्रीज़ के हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम और स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों को काउंट करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वहाँ के लोगों की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है? इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब उसकी लाइफ ऑफ लेंथ कितनी है। जैसे इंडिया में 68 ईयर्स तक लोग जो हैं एवरेज अगर हम देखें तो लोग जीते हैं। तो ऐसे ही एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ किसी पर्सन की या किसी कंट्री में लोगों की कितनी है उसको हम कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। मतलब अगर 55 साल में ज़्यादा लोग मरते हैं या 40 ईयर्स में लोग मर जाते हैं तो वो उसकी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। तो HDI में मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 130 है आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। ये तो बहुत ही वर्स्ट जो है रैंक है हमारी। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पे जो है उनकी रैंक
73। और इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री फिर भी उसकी 130 है, और श्रीलंका जो इतना छोटा है फिर भी उसकी 73 है। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशन। वहाँ के लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो इसी वजह से उनकी जो रैंक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो HDI की रैंक में सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं देखी जाती, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रीडम, सब कुछ देखा जाता है। तो उसके बाद ही कंपेयर किया जाता है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे होगी। तो इंडिया की पोजीशन अभी काफ़ी दूर है, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन सब कुछ बेटर है इंडिया से। अगर इंडिया भी इन फैसिलिटीज़ और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर ले तो वो भी, उसकी भी रैंक जो है वो अच्छी हो सकती है। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम फ्यूचर को भी अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर फ्यूचर जनरेशन, also known as सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ताकि वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव हो सके। तो कोई भी डेवलपमेंट हो उसमें हम सिर्फ प्रेजेंट को काउंट नहीं करते बल्कि फ्यूचर को भी काउंट करते हैं। फ्यूचर को भी हमें इम्प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि आज है तो आज ही ख़त्म करना है, उसको आगे कल के लिए नहीं सोचना है। हमें कल के लिए सोचने के लिए हमें आज जो है बेटर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा किसी भी रिसोर्स का, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, कोई भी रिसोर्स हो। तो हमें भी जो है एज ए सिटीज़न ऑफ अ कंट्री अपनी कोई भी रिसोर्स को, अब जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम जो है कम से कम यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये सारे रिसोर्स हैं हमारे। अगर हम इसको अभी से अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है, जिसमें हमने क्या क्या करा एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात की। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रो, बिकम, एडवांस। फिर उसके बाद हमने बात की डेवलपमेंटल गोल्स के प्रिंसिपल्स की, जिसमें हमने पढ़ा कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। देन व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। जो एक के लिए है डेवलपमेंट वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो। देन पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, सिर्फ वो मटेरियल थिंग्स को ही काउंट नहीं करते बल्कि नॉन मटेरियल थिंग्स को भी काउंट करते हैं, जिसमें रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम जैसी चीज़ें आती हैं। फिर हमने नेशनल इनकम की बात की। नेशनल इनकम जिसमें जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उन सभी के इनकम को जो है काउंट किया जाता है। फिर हमने बात की पर कैपिटा इनकम, जिसमें हम नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। फिर हमने बात की कि पर कैपिटा इनकम से हम कैसे जानते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ये हम जानते हैं जैसे रिच कंट्रीज जितनी भी हैं वो अगर $12,736 से अबव हैं पर कैपिटा इनकम तो वो रिच हैं। अगर 1045 से उनकी कम है तो वो पुअर कंट्रीज़ हैं। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 1570। बट पर कैपिटा इनकम्स जो है बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ को हाइड करते हैं। जैसे हमने कंट्री ए और कंट्री बी के एग्जाम्पल को पढ़ा, जिसमें कुछ लोग जो है ज़्यादा अर्न कर रहे थे कंट्री बी में और कुछ लोग बहुत कम अर्न कर रहे थे। वहीं कंट्री ए में हमने देखा कि सभी लोग जो हैं इक्वल अर्न कर रहे थे। तो कंट्री में जो है डेवलपमेंट डिपेंड सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे नहीं करता बल्कि फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी और भी बहुत सारी चीज़ों पे करता है। जैसे हमने मिडल ईस्ट के एग्जांपल्स से जाना कि वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको डेवलप्ड नहीं माना जाएगा। फिर हमने बात की जीडीपी की, कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। फिर जीएनपी, जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज हुए उनके टोटल को हम क्या कहेंगे? जीएनपी। फिर हम आते हैं
कंपेयरिंग स्टेट्स पे, जिसमें हमने 3 स्टेट्स को कंपेयर किया, पर कैपिटा इनकम से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, लिटरेसी रेट से और नेट एंटरटेनमेंट रेशियो से। फिर हमने जाना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट एंटरटेनमेंट रेशियो क्या होता है। इसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र की इनकम ज़्यादा है, बट फिर भी वहाँ पे जो है IMR, लिटरेसी रेट, नेट एंटरटेनमेंट रेशियो जो है वो केरला से कम है, बल्कि केरला की इनकम कम थी। उसके बावजूद जो है वहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और केरला में जो है IMR क्यों बेटर है महाराष्ट्र से, बल्कि उसकी पर कैपिटा इनकम कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स काफ़ी एडिक्वेट नंबर में अवेलेबल हैं। और केरला में जो है गुड PDS की सिस्टम भी है। साथ ही साथ वहाँ पे कॉलेजेस और स्कूल्स भी अच्छे खासे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब इतने है कि सभी बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ पाते हैं। देन उसके बाद हमने बॉडी मास के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे मेजर करते हैं और कितने से कितने के बीच में जो है नॉर्मल और ओवरवेट और अंडरनाइज्ड माना जाता है। देन हमने बात की STI की। STI जो है वो रैंक देता है हर कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंडिचर रेशियो एंड हेल्थ एजुकेशन। देन हमने पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है। ये होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ से लेकर जो उसकी लाइफ कितनी टाइम पीरियड तक चलती है। जैसे इंडिया में 68 ईयर्स तक के लोग जो हैं वो जीते हैं, एक एवरेज निकाला गया है, एक्सपेक्टेड रेशियो निकाला गया है। तो इंडिया की रैंक जो है वो STI में 130 आउट ऑफ 188। वहीं हम श्रीलंका को देखें तो 73 है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। फिर हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें हम सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी जानते हैं। So students, here we have completed our first chapter in economics, जो कि बहुत ही छोटा बट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।